मैं बहुत ही कम उम्र में काम करना शुरू कर दी थी। एक दिन मेरे बॉस ने मुझे ऑफिस के बाद एक खास ट्रेनिंग के बारे में बताया और मुझे अपने साथ एक होटल में ले गए। जब हम होटल के कमरे में पहुंचे तो बॉस बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चले गए, लेकिन जब वो बाथरूम से बाहर आए तो उन्हें देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि जिसे मैं उम्र दराज समझ रही थी उस समय बहुत दर्द हो रहा था। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मैं कॉलेज के आखिरी साल में पढ़ाई कर रही थी। उस समय हमारे कॉलेज में सपना सेवा नाम की एक संस्था द्वारा पेड़ लगाने का अभियान चलाया जा रहा था। संस्था के कुछ प्रतिनिधि हमारे कॉलेज आए थे। क्योंकि हम कॉलेज के आखिरी साल में थे, इसलिए प्रिंसिपल ने हमें उन प्रतिनिधियों के साथ पेड़ लगाने के लिए भेजा। पेड़ लगाते समय मेरी मुलाकात संस्था के एक प्रतिनिधि से हुई जिसका नाम दिनेश था। पेड़ लगाते वक्त अगर किसी को चोट लगती तो मैं तुरंत उसकी मदद करती। मेरा यह स्वभाव दिनेश की नज़रों में गया। उन्होंने मुझे अपना कार्ड दिया और कहा, कुछ महीनों में तुम्हारा कॉलेज खत्म हो जाएगा। जब तुम कॉलेज खत्म कर लोगी तो अगर चाहोगी तो मेरे साथ काम कर सकती हो। तुम्हारा स्वभाव बहुत अच्छा है और तुम्हें ज़रूरतमंदों की मदद करने का बहुत शौक है। तुम्हारे साथ काम करके मुझे भी अच्छा लगेगा। दिनेश ने मेरे स्वभाव को सही से पहचाना था। मुझे समाज सेवा का बहुत शौक था। मैंने कार्ड संभाल कर रखा और कॉलेज खत्म होने के 2 महीने बाद उस कार्ड का इस्तेमाल किया। नौकरी की मुझे खासकर बहुत ज़रूरत नहीं थी, लेकिन कॉलेज खत्म होते ही मेरे पापा ने मुझसे कहा था कि तुम जो भी करना चाहो कर सकती हो। पैसे कमाने की कोई मजबूरी नहीं थी, क्योंकि मेरे पापा का कपड़ों का व्यवसाय अच्छा चल रहा था। मैं अपने माता पिता की एकलौती बेटी थी और पापा ने मुझे पूरी आज़ादी दे रखी थी। समाज सेवा का शौक होने के कारण मैंने ही और नौकरी खोजने के बजाय सबसे पहले दिनेश को फ़ोन किया। संस्था में काम करने वाले लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि सबको समाज सेवा का शौक नहीं होता। दिनेश ने मुझे तुरंत अपने दफ्तर में बुला लिया। दिनेश वहाँ के हेड थे और संस्था के लड़कों और लड़कियाँ दोनों काम करते थे। दफ्तर में बैठते ही उन्होंने मुझसे कहा, हमें कभी भी किसी गांव जाना पड़ सकता है या इमरजेंसी आ सकती है, इसके लिए हमेशा तैयार रहना होगा। लेकिन उस संस्थाओं से हमें पैसा मिलता है जिससे तुम्हें हर महीने 8,000 दिए जाएंगे। मैंने कहा, दिनेश जी, मुझे पैसा मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ पैसे के लिए नहीं बल्कि अपनी संतुष्टि के लिए काम करने आई हूँ। दिनेश हमसे हाथ मिलाते हुए मेरा स्वागत किया। उस दिन से मैंने वहाँ काम करना शुरू कर दिया। पहले महीने में दिनेश ने मुझे कई जगहों पर ले गए, कभी अनाथ लोगों के लिए चंदा इकट्ठा करने के लिए, तो कभी पहाड़ों में रहने वाले लोगों की मदद करने के लिए। पिछले 1 महीने से मैं दिनेश के साथ कई अलग अलग जगहों पर जा रही थी। 1 महीने के बाद मैंने दिनेश के व्यवहार में बदलाव महसूस किया। वे मुझसे अधिक करीब हो गए थे और उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मैं उनके साथ कुछ दिनों के लिए बाहर जाऊं। मैं किसी अन्य पुरुष के साथ कहीं जाने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन दफ्तर में बैठी थी, तभी मैंने देखा कि मेरी कॉलेज की सहेली सौम्या वहां आई है और बहुत बदल गई थी। उसकी महंगी कपड़े, ज्वेलरी, उसका रहन सहन देखकर मैं हैरान थी। सौम्या एक साधारण परिवार की लड़की थी। उसकी माँ छोटे मोटे काम करके गुजारा करती थी। सौम्या जब दिनेश की केबिन से बाहर आई तो मैंने उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। मैंने उससे पूछा, सौम्या, कॉलेज खत्म हुए अभी 2 महीने ही हुए हैं, तुम यहाँ कब से काम कर रही हो? सौम्या ने बताया कि उसने दिनेश के यहाँ मेरे ज्वाइन करने के 8 दिन पहले ही ज्वाइन किया है। उसने कहा, इस संस्था की वजह से मुझे एक अच्छी जिंदगी मिली है। यहाँ काम करने के बाद से मैं अपना पैसा कमा रही हूँ। मेरे रहन सहन से तुम्हें समझ ही आ गया होगा कि मैंने सुना था कि संस्था की स्थिति हमेशा कठिन होती है और वहाँ काम करने वाले लोग पैसे कमाने में पीछे होते हैं। हालांकि दिनेश जी की सामना सेवा संस्था की बात ही
कुछ अलग थी। उस संस्था में काम करने वाले लोगों की ज़िंदगी इतनी बेहतर कैसे हो रही थी, यह बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी। वहाँ काम करने वाली लड़कियाँ इतनी जल्दी अमीर कैसे हो जाती थी, ये जानने की मेरी जिज्ञासा बढ़ गई थी। सौम्या की बातों से यह साफ था कि वह सिर्फ इसी संस्था में काम करती थी, कहीं और नहीं जाती थी। सौम्या ने बताया कि उसने संस्था के काम के सिलसिले में 1 महीने के लिए शहर से बाहर यात्रा की थी और वहां अच्छी कमाई की थी। उसने मुझसे कहा, तुम भी एक बार बाहर जाकर देखो, तुम्हारी भी अच्छी कमाई होगी। सौम्या की बात मानकर मैंने अपना काम पूरा ध्यान से किया। पिछले 13 दिनों से मेरे पास कोई खास काम नहीं था। रोज कोई न कोई आमी संस्था के काम के सिलसिले में आता था और दिनेश जी किसी लड़की को उनके साथ भेज देते थे। मेरे पास काम नहीं था और मैं दिन भर खाली बैठी रहती थी। एक दिन जब कुछ मेहमान आए हुए थे, मैंने दिनेश जी से सवाल पूछना शुरू कर दिया। मैंने कहा, सर, पिछले 13 दिन से मैं खाली बैठी हूँ, आप मुझे कोई काम क्यों नहीं दे रहे हैं? कुछ लड़कियों को बार बार काम मिल रहा है, जबकि मैं यहाँ बेतरतीब बैठी हूँ। अगर आप मुझे भी कहीं भेज देंगे तो अच्छा होगा, अगर नहीं भेजेंगे तो मुझे इस संस्था को छोड़ना पड़ेगा। दिनेश जी ने मेहमानों को एक अन्य लड़की के साथ भेजा और मेरे गले में हाथ डालकर मुझे अपनी केबिन में ले गए। केबिन में आते ही उन्होंने मुझे अपनी कुर्सी पर बिठाया और खुद अपनी टेबल पर बैठ गए। उन्होंने कहा, प्रियंका, अगर तुम्हें रोज समाज सेवा करनी है तो तुम्हें सही ट्रेनिंग की ज़रूरत है। अभी तुम अपने काम में पूरी तरह से माहिर नहीं हो। अगर तुम्हें सच में काम करना है और पैसे कमाने की इच्छा है तो तुम्हें मुझसे ट्रेनिंग लेनी होगी। मैंने उनकी बात मान ली। उन्होंने कहा, ठीक है, आज शाम को घर ना जाकर मेरे साथ चलो। ऑफिस खत्म होते ही मैंने घर ना जाकर दिनेश जी के साथ चलने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि हमें कहाँ जाना है यह मैं बाद में बताऊंगा। घर वालों को मैंने बता दिया कि घर आने में देरी होगी ताकि माँ बार बार फोन ना करे। रास्ते में उन्होंने कई गरीबों की झोपड़ियाँ दिखाई, लेकिन अंततः हम एक होटल में पहुँच गए। होटल में पहुँचते ही मैंने दिनेश जी से सवाल किया कि यहाँ पर हमें समाज सेवा की किस ट्रेनिंग के बारे में सिखाया जाएगा। दिनेश जी ने कहा, बताऊंगा, और मुझे होटल के कमरे में ले गए। कमरे में जाते उन्होंने अपनी टाई ढीली की और मुझसे सामान्य बातें करने लगे। उन्होंने कहा, सौम्या, तुम बहुत होशियार हो। थोड़ी ट्रेनिंग के बाद तुम भी मेरे लेवल पर काम करने लगोगी। मैंने पूछा, सर, हम यहाँ की ट्रेनिंग के लिए आए हैं। जैसे ही मैंने सवाल किया, दिनेश जी शांत हो गए और मेरे पास आकर बैठ गए। उन्होंने मुझसे पानी की बोतल दी और कहा, थोड़ा पानी पी लो और फ्रेश हो जाओ। जब तुम फ्रेश रहोगी तभी मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे सकूंगा। उनकी बातें मुझे असहज लगी। मैंने कहा, मुझे यहाँ ठीक नहीं लग रहा है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अगर आप मुझे कोई ट्रेनिंग देना चाहते हैं तो ऑफिस के समय में दीजिए। जैसे ही मैंने उठने की कोशिश की, दिनेश जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहा, इतनी चिड़चिड़ाहट ठीक नहीं है। मुझे उनकी नीयत ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने उनका हाथ झटक दिया और होटल से बाहर निकल गई। मैंने तय कर लिया कि अब से मैं इस संस्था में काम नहीं करूंगी। अगले दिन मैंने ऑफिस नहीं जाने का निर्णय लिया। माँ ने पूछा कि मैं आज ऑफिस क्यों नहीं गई, तो मैंने उससे बताया कि मैंने कुछ दिनों की छुट्टी ली है। उस दिन के बाद 3 दिन बीत गए और मैं घर पर ही रह रही थी। बार बार दिनेश जी के फ़ोन कॉल आ रहे थे। मैंने उनका नंबर ब्लॉक कर दिया, फिर भी उन्होंने सैकड़ों मैसेज भेजे। लगातार उनके माफ़ी वाले मैसेज मेरे मोबाइल पर आ रहे थे। मैंने मन ही मन ठान लिया था कि अब मैं कभी भी दिनेश जी के सामने नहीं जाऊंगी। लेकिन अगले कुछ दिनों में ऐसा हुआ जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उस दिन भी रोज की तरह मेरे अपने दुकान पर गए। पिताजी के घर से सुबह 9 बजे निकलते ही और ठीक 10 बजे दुकान पर पहुंचते थे। उस दिन दुकान पहुंचते ही पिताजी का घर पर फोन आया। पिताजी ने माँ से कहा,
यह मुझे भी पता नहीं, लेकिन पिताजी का फोन उठाते ही माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने माँ के हाथ से फोन लिया और तब पता चला कि पिताजी की दुकान नगर पालिका ने तोड़ दी है। पिताजी ने लाखों रुपए खर्च करके जिस जगह पर दुकान बनाई थी वह जगह अतिक्रमण क्षेत्र में थी। इसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। पिताजी ने जिस व्यक्ति से वह जगह खरीदी थी उसने नकली कागजात बनवाकर पिताजी को बेचा था। पिताजी ने 15 साल तक उस जगह पर दुकान चलाई, लेकिन 10 साल बाद नगर पालिका की नगर में वह अतिक्रमण आ गया था। पिताजी ने कोई गलत काम नहीं किया था, बल्कि उन्हें धोखा दिया गया था। उस समय हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने जगह बेची थी वह अब उपलब्ध नहीं था। नगर पालिका ने पिताजी पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाया। अगर पिताजी जुर्माना नहीं भरते तो उन्हें कई साल की जेल हो सकती थी। पिताजी के पास जो भी बचत थी वह सब जुर्माना भरने में खर्च हो गया। अचानक हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। कुछ दिन बीत गए और घर में एक अजीब सी खामोशी छाई रही। माँ और पिताजी ने खुशी से खाना भी नहीं खाया था। मैंने माँ को और पिताजी की बातें सुनी। माँ पिताजी से कह रही थी कि अगर हमारे पास बेटा होता तो वह इस कठिन समय में पैसे कमाने का कोई उपाय ढूंढ लेता और हमें इस मुश्किल से बाहर निकालता। लेकिन भगवान ने हमें एक ही संतान दी और वह भी बेटी। हमारी बेटी जल्दी जल्दी कुछ नहीं कर सकती, यह माँ को लग रहा था। माँ की बातें सुनकर मुझे लगा कि मैं अपने माँ बाप के लिए किसी काम की नहीं हूँ। मैंने खुद को बहुत कुछ समझा। पिता की कमाई ठीक चल रही थी, इसलिए मैंने काम करने की ज़रूरत महसूस नहीं की थी। उस रात माँ की बातें सुनकर मैं अपने कमरे में चली गई। मेरी माँ के आंखों में आंसू थे। माँ की बातों ने मुझे महसूस कराया कि मैं अपने माँ बाप के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। विचारों में डूबी हुई थी कि अचानक मेरे मोबाइल पर दिनेश जी का कॉल आया। मैंने फ़ोन उठाया और उन्हें बताया कि मैं कल ही सपना सेवा में आऊंगी। अगले दिन मैं सपना सेवा संस्था पहुंची। वहां जाकर मुझे सौम्या मिली। सौम्या अपनी एक सहेली को संस्था ज्वाइन कराने लाई थी। उसकी सहेली उसकी बदलती लाइफ स्टाइल देखकर प्रेरित हो गई थी। सपना सेवा में काम करने के बाद सौम्या की आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर हो गई थी। उसने मुझे बताया कि अब वह खुद का घर खरीदने वाली थी। उस समय सपना सेवा में समाज सेविका के रूप में नहीं, बल्कि पैसे कमाने की आशा बन गई थी। मैं दिनेश जी के केबिन में गई। मुझे देखकर दिनेश जी मुझसे माफ़ी मांगने लगे। मैंने कहा, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। जो हुआ वो मैं भूल चुकी हूँ। आप मुझे बताइए कि सौम्या और दूसरी लड़कियाँ यहाँ से कितना पैसा कमाती हैं। आज मैं यहाँ पैसे कमाने की उम्मीद में आई हूँ। दिनेश जी हल्के से मुस्कुराए और मेरे चेहरे पर हाथ रखते हुए कहा, प्रियंका, तुम चिंता मत करो। तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हें ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगले 10 दिनों में मैं तुम्हारी ज़िंदगी बदल दूंगा। उस दिन शाम को दिनेश मुझे उसी होटल में ले गए जहाँ पहले ले गए थे। वहाँ पहुँचते ही उन्होंने मुझसे अश्लील बातें करना शुरू कर दी। उन्होंने कहा, तुम्हारी ट्रेनिंग का पहला चरण यही होगा। अगर तुम मुझे इम्प्रेस कर पाई तो समझो तुम धनवान हो जाओगी। अगर मैं तुमसे इम्प्रेस हो गया तो तुम्हारे पास काम ही काम आएगा और तुम बहुत पैसा कमा सकोगी। मैंने दिनेश जी को ऊपर से नीचे तक देखा। वो 38 साल का था और मुझसे करीब 15 से 18 साल बड़ा था। मैंने कहा, सर, आपकी मेरी उम्र की बेटी होगी और आप मुझसे ऐसी बातें कर रहे हैं। दिनेश जी ने जवाब दिया, प्रियंका, तुम्हें पैसा कमाना है या भाषण देना है या तुम खुद तय। मेरी उम्र का गुनाह भाग करने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं कह रहा हूँ वह अगर तुम्हें समझ में आता है तो यहाँ रुको, वरना जा सकती हो। मैंने दिनेश जी को पहले अपनी मजबूरी बता दी थी। मैंने कहा, आप मुझे ऐसे ही जाने नहीं देंगे। यह मुझे पता है। आप मुझसे जिस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं वह भी समझ में आ गया है। फिलहाल मैं उन चीज़ों के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन आज नहीं तो कल हमारे बीच वह रिश्ता ज़रूर बनेगा। लेकिन जब तक मेरा मन नहीं मानता तब तक हम कुछ दिनों बातें करके साथ समय बिता सकते हैं। दिनेश को मेरी बात सही लगी। उसने कहा, प्रियंका, आज तक मैंने जितनी भी लड़कियों से मुलाकात की है
उसमें से तुम बहुत अलग हो। तुम्हारी सुंदरता और समझदारी अनोखी है। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन हाँ, तो मेरी दूसरी पत्नी बनोगी, यह मैं पहले से ही स्पष्ट कह रहा हूँ। मुझे उस उम्र दराज व्यक्ति से शादी करने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। उस समय मेरे दिमाग में केवल मेरी माँ के शब्द घूम रहे थे। उसकी गलतफहमी थी कि मैं एक लड़की हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं कर सकती। उसके शब्दों ने सीधे मेरे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाई थी। मेरी आंखों के सामने केवल और केवल पैसा घूम रहा था। इसी पैसों के लिए मैं उस उम्र दराज के साथ होटल के कमरे में बैठी थी। वह कभी भी मेरे बालों में हाथ फेर रहा था तो कभी मेरे बहुत करीब आ रहा था। मैंने उसे अपनी हदें पार करने की इजाज़त नहीं दी थी। लगभग 3 घंटे तक मैं होटल के कमरे में दिनेश के साथ बैठी रही। 3 घंटे से वह मुझसे प्रेम की बातें कर रहा था। मैं उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी, क्योंकि मुझे उसकी बातों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। उस दिन उसने मुझसे जो प्रेस की बातें की थी, उसके लिए भी उसने खुद से मुझे पैसे दिए थे। बिना कोई काम किए मेरे हाथ में 8,000 आ गए थे। घर पहुंचते ही मैंने उन 8,000 को अपनी अलमारी में संभाल कर रख लिया। मैंने तय कर लिया था कि एक अच्छी रकम जमा करके मैं उसे अपनी माँ के हाथों में दूंगी। अगले दिन भी काम के बहाने मैं सपना शिवा में गई। वहाँ पहुँचते ही दिनेश मुझे अपने साथ मूवी देखने ले गया। इतना ही नहीं, वह मुझे पूरे दिन अपने साथ घुमाता रहा। देखते ही देखते पूरे 9 दिन बीत गए। दिनेश मुझे कभी 8,000 तो कभी 10,000 दे रहा था। पिछले 9 दिनों में मैं दिनेश के साथ काफ़ी घुल मिल गई थी। एक बार मैंने उससे सवाल किया, दिनेश, अब जब हमारे बीच ऐसा रिश्ता बन चुका है, क्या सौम्या जैसी लड़की भी इसी तरह के काम करके पैसे कमाती है? दिनेश ने मुझे वह जवाब नहीं दिया जिसकी मुझे उम्मीद थी। उसने बस मुस्कुराकर मेरी बात टाल दी। उस दिन दिनेश मुझे होटल में ले गया। कमरे में जाते ही दिनेश ने मुझ पर हाथ डालना शुरू कर दिया। मैंने कहा, अभी भी मेरा मन तैयार नहीं है, लेकिन दिनेश मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। वह बोला, प्रियंका, अब बहुत हो गया। मेरा अब तुम्हारे साथ घूमने की इच्छा भी मैंने पूरी कर ली है। अब मुझे ज़्यादा मत तरसाओ। तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें देता हूँ। दिनेश ने एक खास रकम बताई। वह रुपए मुझे 1 लाख देने के लिए तैयार था। वह रकम सुनकर एक पल के लिए मैं उसके साथ समय बिताने के लिए तैयार हो गई। जब वो मेरे बहुत करीब आया तो अचानक मुझे सब कुछ घिनौना लगने लगा। उस समय मेरे दिमाग में वह खास रकम नहीं थी। मुझे अपने पिता की सीख याद आई। पिताजी ने बचपन से सिखाया था कि पैसे के लिए ना तो कभी अपनी ईमानदारी छोड़नी चाहिए और ना ही अपनी इज्जत को दांव पर लगाना चाहिए। पिताजी के शब्द याद आते ही मैंने दिनेश को खुद से दूर किया। वो मुझसे दूर होने को तैयार नहीं था। मेरी मर्जी के खिलाफ वह जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। मुझे दिनेश से छुटकारा पाना था, इसलिए मैंने काजल को फ़ोन किया। काजल मेरी दोस्त थी जो पत्रकार थी। जिस होटल में दिनेश मुझे लाया था, काजल अक्सर उसी इलाके में रहती थी। उसे शक था कि उस होटल में कुछ अवैध काम होते हैं। जैसे ही मैंने उसे फ़ोन किया, थोड़ी देर में ही वह वहां आ गई। उसने अपनी पत्रकारिता शुरू कर दी और टीवी पर न्यूज़ लाइव दिखाने लगी। उस दिनेश के साथ भी मैं टीवी पर नजर आई। दिनेश अपना सेवा की आड़ में अवैध धंधा कर रहा था। कुछ लड़कियां अपनी मर्जी से वह काम कर रही थी तो कुछ को जबरदस्ती कराया जा रहा था। दिनेश के सारे काले कारनामे में बाहर आ गए थे। पिछले कुछ दिनों में दिनेश की बातें मुझे समझ में आ गई थी। उस नीच आदमी का सच मैंने सबके सामने ला दिया। शायद उस समय मेरे माता पिता ने भी मुझे न्यूज़ में लाइव देखा होगा। कुछ ही समय में मेरे माता पिता भी वहां पहुंच गए। पिताजी को मुझ पर बहुत गर्व हो रहा था। उन्होंने कहा, आज मेरी बेटी ने मेरा गर्व से मेरा सिर ऊंचा कर दिया है। उसने ओपन कमरे के सामने एक धोखेबाज इंसान का सच बताया है। मैंने कहा, पापा, आप मेरी कामयाब पर खुश हैं, लेकिन माँ खुश नहीं होगी। इससे अभी यह मलाल रहेगा कि मेरी जगह एक बेटा क्यों नहीं हुआ ना। पिताजी ने जवाब दिया, जो साहस मेरी बेटी ने दिखाया है शायद वह एक बेटा भी नहीं कर पाता। मेरी बेटी ही मेरे लिए बेटे की तरह है। माँ को भी मुझ पर गर्व हो रहा था। माँ के प्यार के साथ मेरे पिताजी के संस्कार भी मुझ पर थे। पैसे के लिए अपनी इज्जत खोना
मेरे पिताजी की शिक्षा नहीं थी। पैसे से पहले मैंने अपने माता पिता के सम्मान को सबसे ऊपर रखा और इसलिए पूरे शहर में मेरी वाहवाही हो रही थी। निर्देश दोस्तों, पैसा कमाने की राह में कभी भी गलत और अनैतिक तरीकों का सहारा नहीं लेना चाहिए। पैसे के पीछे भागते हुए हमें अपने मूल्यों और सिद्धांतों को भूलना नहीं चाहिए। सही तरीके से अर्जित धन हमें समाज में सम्मान दिलाता है और आत्मसंतोष प्रदान करता है। इसके विपरीत गलत तरीके से कमाए गए पैसों से केवल क्षणिक सुख ही मिलता है, जबकि यह हमारे जीवन को बिगाड़ सकता है। जीवन में स्थायी सफलता और सम्मान पाने के लिए ईमानदारी और नैतिकता का पालन करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आगे भी ऐसी रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप हमारी कोई भी कहानी मिस ना करें। धन्यवाद।